बच्चों, मैं श्रीमती नीलम पवार, एसएसटी टीचर सीएम राइज विद्यालय गुरैया, और आज मैं आपके लिए भूगोल का अध्याय 3 जल संसाधन लेकर आई हूँ और हम इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर ये जो चित्र है, इसमें हम पढ़ रहे हैं कि सेव वाटर, सेव लाइफ एंड सेव अर्थ। यानी अगर हम अपनी ज़िंदगी को बचाना चाहते हैं और इस पूरी धरती को हरा भरा रखना चाहते हैं और इसे बचाना चाहते हैं, तो हमें बहुत ही आवश्यक है कि हम जल का संरक्षण भी करें। तो भाई, ये पाठ जल पर आधारित है। अब देखते हैं जल संसाधन किस तरह से दुनिया में हमें प्राप्त हुआ है या कितनी मात्रा में प्राप्त हुआ है। दुनिया में पानी की कुल मात्रा का 96.5% समुद्र के रूप में मौजूद है और केवल 2.5% मीठे पानी के रूप में अनुमानित है। और अगर भारत में इसकी बात करें तो भारत में संभवतः जो भूमिगत जल है उसकी जो 85% है उससे खेती होती है, 5% घरेलू कार्यों में उपयोग किया जाता है और 10% उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। फिर शहरी इलाकों में जो भूमिगत जल या भौमगत जल होता है ना, इसका 50% उपयोग होता है और ग्रामीण इलाकों में 85% भूमिगत जल का उपयोग किया जाता है। फिर भूमिगत जल के अधिक दोहन के कारण 2007 से 2017 में भूमिगत जल के स्तर में लगभग 61% तक की कमी आई है और देश के लगभग 40% इलाकों में इससे सूखे का संकट उत्पन्न हुआ है। ये बहुत ही मनोरम दृश्य जो हमारी आंखों को और हमारे हृदय को भी शीतलता प्रदान कर रहे हैं। बच्चों, भारत को वैश्विक वर्षा का लगभग 4% प्राप्त होता है और पानी की प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष उपलब्धता के मामले में दुनिया में 133वें स्थान पर है हमारा देश भारत। फिर भारत में जलवायु में विविधता के साथ साथ तापमान में भी विविधता देखने को मिलती है और वर्ष में 4 ऋतुएं होती है: जाड़ा, गर्मी, बरसात और शरतकाल। वर्षा पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट और पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में अधिक होती है। तो भाई, पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में अधिक वर्षा होती है, इसलिए पूर्वोत्तर में जो मौसिनराम है वही सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान या क्षेत्र जब पूछा जाए तो इसका जवाब हमें मौसिनराम देना है। फिर बच्चों, एक आशंका ऐसी व्यक्त की जाती है कि 2025 तक भारत के बड़े हिस्से पानी की कमी वाले देशों या क्षेत्रों में शामिल हो जाएंगे। ऐसा अनुमान है कि लगभग 20 करोड़ लोगों तक को पीने का पानी जो है वो उपलब्ध नहीं हो पाएगा 2025 तक। ज़्यादातर मामलों में पानी की कमी अतिशोषण, अत्यधिक उपयोग और पानी तक विभिन्न सामाजिक समूहों के असमान पहुंच के कारण होती है। भारत में संभवतः 97% जल खारा है जिसको पीने के उपयोग में नहीं लाया जा सकता। पीने योग्य पानी की मात्रा केवल 3% है, यानी 97% जल खारा है और पीने योग्य पानी 3% है। ये हमको लिखना है। और अगर इन 3% को भी हम डिवाइड करके देखते हैं तो जो 2% पानी है वो ग्लेशियर का हिस्सा है और इसी तरह सही मायने में केवल 1% पानी ही मानव के उपयोग के लिए है। इसलिए हमें अनेक विधियों को अपनाकर पानी को बचाना होगा। अब अगर हम जल संसाधनों के दोहन की बात करें तो बच्चों, जो सिंचित क्षेत्र है और जो शुष्क क्षेत्र हैं या शुष्क ऋतु वाले क्षेत्र हैं, वहाँ कृषि विस्तार करने के लिए सबसे अधिक जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया जाता है। गहन औद्योगिकीकरण और शहरीकरण ने भी मौजूदा मीठे पानी के संसाधन पर दबाव बढ़ाकर मामले को बदतर बना दिया है। इसके अलावा जल निकायों में प्रदूषण, घरेलू और औद्योगिक कचरे, रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त होने वाले उर्वरकों द्वारा जो प्रयोग होता है, उनके कारण भी जल प्रदूषित हो रहा है और उपयोग से युक्त नहीं रह पा रहा है। साथ ही साथ औद्योगिकीकरण, पर्यावरण की समस्या भी सामने आई है क्योंकि औद्योगिक विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का तीव्र गति से दोहन होता है।
अब ये तो हुए जल संरक्षण के दोहन जिनकी हमने पहले बात करी। अब हम संरक्षण की भी बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि जल संरक्षण के उपाय केवल हम आज ही अपना रहे हैं या जल के प्रति हमने आज ही जागरूकता दिखाई है। बच्चों, पहली शताब्दी ईसा पूर्व में इलाहाबाद के पास जो श्रृंगवेरपुरा है, वहाँ गंगा नदी के बाढ़ के पानी को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। इसके अलावा भोजताल झील मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल में स्थित है। ये मीठे पानी की झील है। साथ ही साथ 11वीं शताब्दी में भोजताल झील अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक थी। अब अगर बात करें डैम या बांध, जो वर्तमान में हम बहुत अधिक देख रहे हैं जल संरक्षण के लिए, तो भाई डैम अगर माने तो क्या है, तो डैम बहते पानी के बीच एक अवरोध है जो प्रवाह को बाधित, निर्देशित या पीछे करता है। अक्सर एक जलाशय, झील का निर्माण करता है। अगर डैम या बांध की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। लेकिन जो डैम और बांधों का निर्माण हम कर रहे हैं, इनका जो सामाजिक जीवन पर है बहुत विपरीत असर भी पड़ता है। इसीलिए नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन, ये 2 बड़े आंदोलन ऐसे हैं जो बड़ी बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के खिलाफ भी शुरू किए गए थे, क्योंकि इन आंदोलनों के कारण लोगों ने अपने घरों से पलायन किया था उद्देशीय परियोजनाओं के कारण। ये डैम का एक चित्र हम देख रहे हैं। 2 गेट यहाँ पर खुले हुए हैं और यहाँ से पानी प्रवाहित हो रहा है। फिर बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के जो लाभ की अगर हम बात करें तो नदी घाटी परियोजनाएं, जिसमें नदियों की घाटियों पर बांध बनाकर ऊर्जा, सिंचाई और पर्यटन स्थलों की सुविधाएं प्राप्त की जाती हैं। इन्हें ही बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है। स्वतंत्र भारत के स्वतंत्रता के बाद 1948 में देश में पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना की गई। बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण कई उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है, जैसे कोसी परियोजना, जिसे बिहार का शोक भी कहते हैं। इसके माध्यम से यानी बांध बनाकर इस जो शोक है उसको दूर किया गया। साथ ही साथ बाढ़ पर नियंत्रण किया गया, सिंचाई और विद्युत के उत्पादन का प्रयास किया गया। इन परियोजनाओं के लाभ इस प्रकार हैं। पहले तो हम इनके नाम जान लेते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं ये कुछ इस प्रकार हैं जो हमारे कोर्स में है। दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना, टिहरी बांध परियोजना, हीराकुंड परियोजना, सरदार सरोवर बांध परियोजना, चंबल परियोजना और रिहंद बांध परियोजना। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के लाभ, जैसे कि हम अभी आपसे बात कर रहे थे कि हम इन पर भी चर्चा करेंगे। तो भाई बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं से सिंचाई आसानी से हो जाती है। दूर दराज के इलाकों तक भी हम पानी पहुंचा सकते हैं। विद्युत उत्पादन, बाढ़ पर नियंत्रण, मत्स्य प्रजनन केंद्र हम इनके किनारे बना सकते हैं। अंतर्देशीय नौवहन और घरेलू और औद्योगिक उपयोग। ये मैप में अगर हम देखें तो इस मैप को बड़ा करके जूम करके आप पाएंगे कि जो जो नदी घाटी परियोजनाएं बनी हुई हैं, जैसे दामोदर घाटी, हीराकुंड बांध, है ना, ये सब आप पाएंगे। ये इनको आपको याद करना होगा। ये परीक्षा में नदी या तो नदियों की स्थिति मैप में पूछ ली जाती है या फिर किस नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है ये भी पूछ लिया जाता है। तो बच्चों, ये जैसे नर्मदा नदी यहाँ से गुजर रही है ना, इंदिरा गांधी जो परियोजना है ये राजस्थान में है ना। इस तरह से आपको ये टिहरी बांध जो है ये उत्तराखंड में है। तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी है और ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। फिर नदी बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभ के साथ साथ इनकी आलोचनाएं भी, जैसे हमने पहले भी आपको बताया कि इनकी आलोचनाएं भी की जाती है। अब इनकी आलोचनाएं किस आधार पर की जाती है इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। नर्मदा और टिहरी बांध आंदोलन के कारण बन गए, जिससे लोगों को अपने घरों से पलायन करना पड़ा। फिर बांध नदी के प्राकृतिक प्रभाव को प्रभावित करते हैं और जलाशय में अत्यधिक अवसादन एकत्र कर देते हैं। साथ ही साथ नदी के जलीय जीवन को नकारात्मक तरीके से भी प्रभावित करते हैं। उसका बहाव रुक जाता है तो उसका जो वास्तविक जीवन है, जल में रहने वाले जो जलीय जीव है वो
नष्ट हो जाते हैं, इसका भी जो समाज सुधारक लोग हैं वो एक कारण बांधों को देते हैं। साथ ही बाढ़ के मैदान पर बनाए गए जो जलाशय हैं मौजूद वनस्पति को डुबा देते हैं, एक समय बाद मृदा का क्षरण करने लगते हैं, ऐसा उनके द्वारा माना जाता है और स्थानीय समुदाय को बड़े पैमाने पर विस्थापन झेलना पड़ता है। फिर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इस पाठ में निकल के आता है, चूँकि ये पाठ 2 नंबर का है तो हम छोटी-छोटी चीज़ों को ज़्यादा याद रखें तो हम इसमें स्कोरिंग अच्छी कर सकते हैं। तो वर्षा जल संचयन की विधियाँ। वर्षा के पानी को एक निर्धारित जगह पर जमा करके हम वर्षा जल संचयन कर सकते हैं, ताकि वर्षा के पानी को ज़रूरत की चीज़ों में प्रयोग किया जा सके। लोगों ने पश्चिमी हिमालय में गुल और कुल जैसी वाहिकाएँ बनाई हैं, यानी पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में या जो उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर जल के संग्रहण के लिए गुल और कुल जैसी वाहिकाएँ बनाई जाती है। छत पर वर्षा जल संचयन बीकानेर, फलौदी और बाड़मेर में पीने हेतु भूमिगत टाँका या टैंक बनाकर किया जाता है। ये राजस्थान के क्षेत्रों में होता है। मेघालय में बांस की ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उपयोग किया जाता है। चलिए अब फटाफट कुछ प्रश्नों को हम दोहरा लेते हैं। आपके लिए पहला प्रश्न है कि किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? तो इसका सही जवाब है बच्चों जवाहरलाल नेहरू ने। फिर है राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को क्या कहा जाता है? टाँका कहा जाता है। कौन बांध का दुष्प्रभाव नहीं है? तो जो बाढ़ नियंत्रण है वो बांध का दुष्प्रभाव नहीं है, यानी बांध के और भी दुष्प्रभाव हो सकते हैं लेकिन बाढ़ का नियंत्रण करना बांध के माध्यम से उपयोगी है। किस नदी पर टिहरी बांध बनाया गया है? तो भाई भागीरथी नदी पर टिहरी बांध बनाया गया है। विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? तो 96.5%। फिर है विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग अलवणीय है? तो इसका सही जवाब है बच्चों 2.5। फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अलवणीय जल का स्रोत है? वर्षण जल, सतही जल, भौम जल या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर आएगा। फिर अगर अगले प्रश्न की हम बात करें तो है पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में जल संग्रहण के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो थोड़ी देर पहले ही हमने इस प्रश्न के उत्तर को आपसे डिस्कस किया था और इसका सही जवाब है गुल और कुल। फिर अगला प्रश्न है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो बच्चों इसका सही जवाब है कृष्णा नदी पर बना हुआ है। गुल अथवा कुल क्या है? अगर इसकी ऐसा प्रश्न हमसे पूछ लिया जाता है तो पश्चिमी हिमालय में पर्वतीय क्षेत्रों में वाहिकाओं को गुल अथवा कुल कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है खादीन और जोहड़ क्या है? और इसका सही जवाब है शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल को एकत्र करने के लिए बनाए गए गड्ढे। फिर अगर अगले प्रश्न की हम बात करें, भारत के ऐसे क्षेत्र का उदाहरण दें जहां पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है फिर भी जल की कमी है। तो इसका जवाब है मेघालय की राजधानी शिलांग, यानी यहाँ वर्षा तो पर्याप्त मात्रा में होती है लेकिन शिलांग में फिर भी पानी कम मात्रा में उपलब्ध हो पाता है। राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को क्या कहा जाता है? तो भाई इसका सही जवाब है टांका। जल दुर्लभता के 2 कारण अगर आपसे पूछे जाएं तो आपको बताना है बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती आवश्यकताएं और जल का असमान वितरण। टिहरी परियोजना किस राज्य में किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर। सलाल परियोजना किस नदी पर तथा किस राज्य में निर्मित है? तो बच्चों इसका सही जवाब है जम्मू व कश्मीर में चेनाब नदी पर। और आपको ये सब सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप इन प्रश्नों को तैयार करेंगे और अगले वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार बच्चों।